देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की शुरुआत की। इस योजना से करीब 100 लाख करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास को गति मिलेगी। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का उद्देश्य औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ साथ एयरपोर्ट, नई सड़कों और रेल योजनाओं सहित यातायात की व्यवस्था को दुरुस्त करना है। इसके जरिए युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा भी होंगे। वहीं इसी मौके पर पीएम ने कहा है कि प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान 21वीं सदी के भारत की गति को शक्ति देता है। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का विषय ज्यादातर राजनीतिक दलों की प्राथमिकता से दूर रहा है। ये उनके घोषणा पत्र में भी नजर नहीं आता है। अब तो ये स्थिति आ गई है कि कुछ राजनीतिक दल देश के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर आलोचना करने में गर्व करते हैं। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान सभी नेताओं ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को पद से हटाने की मांग की है। कांग्रेस के इस प्रतिनिधिमंडल में राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के अलावा वरिष्ठ नेता AK एंटनी, गुलाम नबी आजाद और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल थे। हाल ही में कांग्रेस ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर मिलने का समय मांगा था। कांग्रेस लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा को बर्खास्त करने की लगातार मांग कर रही है। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत में राहुल गांधी ने कहा कि हमने राष्ट्रपति से मांग की, गृह राज्य मंत्री जो हैं उनको पद से हटाना चाहिए क्योंकि उनकी मौजूदगी में निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी कर्मभूमि गोरखपुर को कॉलेज का तोहफा दिया है। सीएम ने जंगल कौड़िया स्थित महंत अवैधनाथ राजकीय महाविद्यालय का लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम ने कॉलेज परिसर में स्थापित महंत अवैधनाथ की कांस्य प्रतिमा का अनावरण भी किया। बता दें कि 5 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी मंगलवार शाम को गोरखपुर पहुंचे। उन्होंने राज्य के महाविद्यालय का लोकार्पण भी किया। कॉलेज में प्राचार्य, शिक्षक और कर्मचारी भी तैनात कर दिए गए हैं ताकि पढ़ाई कार्य सुचारू रूप से चल सके। वर्तमान सत्र में तीनों सांख्यों में 400 से अधिक छात्रों को प्रवेश भी दिया गया है और अभी भी कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया जारी है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में जीत के लिए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव यात्रा पर निकल पड़े। अखिलेश यादव की विजय यात्रा का आज दूसरा दिन है। अखिलेश यादव आज हमीरपुर में यात्रा करने के लिए पहुंचे। आपको बता दें, हमीरपुर से होते हुए उनकी यात्रा जालौन और कानपुर भी पहुंची। वहीं हमीरपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव बोले, प्रदेश में जब जब समाजवादी पार्टी ने विजय यात्रा निकाली है तब तब प्रदेश में परिवर्तन आया है। वहीं अखिलेश ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने जनता के वोटों का मजाक बनाया है। यूपी चुनाव में जनता बीजेपी को हराएगी। वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने पंजाब मिशन की शुरुआत कर दी है। जालंधर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में हमारी सरकार बनने के बाद हम राज्य के हर शख्स को नौकरी देंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब का डंका पूरी दुनिया में बजता है। यहाँ के लोग व्यापार में सबसे आगे हैं। जालंधर के टाउन हॉल में व्यापारियों और उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम पंजाब की बेरोजगारी को दूर करेंगे और इसके लिए मुझे यहाँ के व्यापारियों और उद्योगपतियों की मदद चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ के व्यापारियों से कहना चाहता हूँ कि हम सत्ता में आने के बाद गुंडा टैक्स और वसूली को खत्म करेंगे। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार को बागेश्वर और किच्छा दौरे पर गए। मुख्यमंत्री धामी ने किच्छा बागेश्वर में विकास योजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि मुझे सत्ता संभाले 103 दिन हो गए हैं। मैंने 330 से अधिक फैसले लिए हैं। मैं सैनिक का बेटा हूं, इस जिले की समस्याओं को समझता हूं और मैंने संकल्प लिया है कि एक एक मिनट उत्तराखंड की सेवा में लगा दूंगा। साथ ही सीएम धामी ने किच्छा में इंटर कॉलेज बनाने की घोषणा भी की। कहा कि 10 किलोमीटर हॉट मिक्स सड़क धोराधाम की जमीन संबंधी समस्याओं का शीघ्र निराकरण किया जाएगा। स्थानीय सामुदायिक अस्पताल को उन्चीकृत भी किया जाएगा।
वहीं उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने 10वीं और 12वीं और डिग्री कॉलेजों के छात्र छात्रा को निःशुल्क टैबलेट दिए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाकर न्यूनतम 6500 रुपये प्रतिमाह करने का भी फैसला लिया है। बैठक के बाद निर्णयों की जानकारी देते हुए प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि निःशुल्क टैबलेट योजना से राजकीय स्कूलों में 10वीं और 12वीं में पढ़ने वाले 1,59,015 विद्यार्थियों और डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाले 1,15,000 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। और शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत पर सेशंस कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है। एनसीबी ने आर्यन खान और मुनमुन धमीजा की जमानत याचिका पर अपना जवाब दाखिल कर दिया है। अब एनसीबी की दलीलें और आर्यन खान की वकील के बीच बहस के बाद कोर्ट आर्यन की जमानत पर अपना फैसला सुनाएगी। कोर्ट में आर्यन खान के वकील अमित देसाई, सतीश मानचिंदे और शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी कोर्ट में कई घंटों पहले पहुंच चुके थे। वहीं एनसीबी ने रिमांड में कहा है कि इस केस में एक आरोपी की भूमिका को दूसरे के जरिए से नहीं समझा जा सकता। भले ही आर्यन के पास ड्रग्स मिला हो, लेकिन वे पेडलर के संपर्क में थे। ये बड़ी साजिश है, इसकी जांच जरूरी है। वहीं जम्मू कश्मीर में जब से धारा 370 हटाई गई है, तभी से आतंकी लगातार घाटी का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी कड़ी में कश्मीर में सुरक्षा बलों के आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी है। एनआईए बीते कई दिनों से आतंकियों की सक्रियता अभियान चलाए हुए है और इसी के मद्देनजर एनआईए को बड़ी सफलता हाथ लगी, जिसके बाद छापेमारी कर एनआईए ने 4 और आतंकियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के लिए बता दें कि एनआईए टारगेटेड किलिंग और सिविलियन की हत्या के मामले पर बड़ा क्रैकडाउन पिछले कुछ दिनों से लगातार कर रही है। इस समय जम्मू कश्मीर में आतंक का नेटवर्क खत्म करने के लिए एनआईए और आईबी की काउंटर टेरर की टीम मौजूद है। कुछ खास ऑपरेशन के तहत उन्हें घाटी भेजा गया है और आतंकियों को लेकर मिल रहे तमाम इनपुट्स के आधार पर तमाम गिरफ्तारियां की जा रही हैं। वहीं इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने एक बार फिर सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ा दिए। बता दें गैस के दाम 10 दिन में ये दूसरी बार बढ़ाए गए हैं। बता दें सीएनजी और पीएनजी 2 रुपए से ज़्यादा महंगी हो गई है। वहीं राजधानी दिल्ली में आज से सीएनजी आपको बता दें 49 रुपये 76 पैसे प्रति किलो और पीएनजी 35 रुपये 11 पैसे प्रति SCM की कीमत पर दिया जाएगा। वहीं नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में सीएनजी 56 रुपये 2 पैसे प्रति किलो और गुरुग्राम में 58 रुपये 20 पैसे प्रति किलो के हिसाब से दिया जाएगा। और यहाँ रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक ले, ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है, क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा, मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है, हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है।
दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। अब बच्चा बच्चा देशभक्ति पढ़ेगा, अब बच्चा बच्चा देशभक्त बनेगा। दिल्ली के स्कूलों में हमने देशभक्ति पाठ्यक्रम पढ़ाना शुरू किया है। जब हर बच्चा भारत माँ का वीर सपूत बनेगा, तभी बनेगा भगत सिंह के सपनों का भारत, तभी बनेगा बाबा साहब के सपनों का भारत। भारत